हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और जैसा कि हम लोगों ने कल एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया था जहां पर हम डेली 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले थे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो कल हम लोगों ने पॉलिटी के 10 क्वेश्चन देखे थे स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अप टिल इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो उन्हीं एक्ट पे कुछ और क्वेश्चन देखते हुए, कुछ बेसिक कंसेप्ट को और क्लियर करते हुए आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी बनता है तो भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को रीड कर लिए, फिर बाद में उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करिए। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। तो क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट ऑफ 1909। किसके बारे में बात कर रहा है? एक्ट ऑफ 1909। 1909 को हमने देखा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यस, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, इसने फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा मिंटो था दैट वाज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। तो अब जहां जहां ऑप्शन में 1 नहीं है मैं वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूं। तो बी में 1 नहीं है तो मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया। अब स्टेटमेंट 2 को रीड करते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड द गवर्नर। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि इसने पहली बार इंडियन को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करी थी। और जो फर्स्ट मेंबर थे वो कौन बने थे? वो बने थे एसपी सिन्हा एंड ही वाज मेड द लॉ मेंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। तो जहां जहां 2 नहीं है मैं हटा देता हूं, लेकिन 2 सभी जगह, तो 1 और 2 तो मेरे करेक्ट है ही है। अब स्टेटमेंट 3 को पढ़ते हैं। इट कर्टेल द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द प्रोविंशियल लेवल बट इंक्रीज सेम एट द सेंट्रल लेवल। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा था उसने कर्टेल नहीं करे थे, इवन इट इंक्रीज द डेलिब्रेटिव फंक्शन। नाउ मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कैन मूव रेजोल्यूशंस आल्सो। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो जहां जहां 3 है मैं हटा देता हूं, तो ऑप्शन डी जो है मेरा एलिमिनेट हो गया है। अब लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज द 4th वन। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। भाई ऐसा इसने किया था क्या? ऐसा इस एक्ट ने बिल्कुल नहीं किया था। तो हमारा 4th स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो सी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर आ गया ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब जल्दी से इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी बोला जाता है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मॉर्ले कौन थे उस समय? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ओके, ये लंदन में बैठा करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरे थे मिंटो हमारे वॉइसरॉय थे, और इसलिए इसको फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, बिकॉज दिस एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 16 to 60, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया था सेंटर में, लेकिन प्रोविंसेस में इसको अलाउ कर दिया गया था कि नॉन मेंबर्स की जो मेजोरिटी है वो हो सकती है। नाउ मेंबर्स को ज्यादा पावर दे दिया गया था। मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कैन मूव रेजोल्यूशंस आल्सो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियंस को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एसोसिएट करने की कोशिश किया गया था। इंडियंस फर्स्ट टाइम एडमिटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, और जो पहला इंडियन था उनका नाम था एसपी सिन्हा एंड ही वाज मेड द लॉ मेंबर इन द गवर्नर्स काउंसिल, वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए मैंने बताया कि मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। तो क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर रहा है, टू बी बेस्ड ऑन यूनियन of the provinces of the British India and princely states, but the federation never came into being because। देखो किसकी बात कर रहा है ये? तो ये बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की थी। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की जो बात की थी, वो ऑल इंडिया फेडरेशन किससे बनने वाला था? तो सबसे पहले उसमें होने वाले थे जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे वो होने वाले थे, प्लस प्रिंसली स्टेट्स जो है होने वाले थे। लेकिन ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। व्हाई? बिकॉज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन। उनको अपना पावर गिव अप नहीं करना था, तो उन्होंने कभी इसको ज्वाइन ही नहीं किया। तो जिसके कारण ये फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। तो कारण क्या था उसका पूछ रहा है, बट द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। और यही इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाता है।
जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या बोलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस कहां से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 10 शेड्यूल थे एंड 321 सेक्शंस थे। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, फैक्चुअल डेटा है, कभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब इसमें था प्रोविजन था किसका, ऑल इंडिया फेडरेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल इंडिया फेडरेशन किससे बनने वाली थी, प्रोविंसेस से प्लस प्रिंसली स्टेट से। लेकिन फेडरेशन कभी बन नहीं पाई, व्हाई, बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इन द रिक्वायर्ड नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर जो ये बात करता है दैट इज ऑफ डायरकी। भाई डायरकी मतलब क्या था, आपको पता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी नाम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था एट द प्रोविंशियल लेवल। तो प्रोविंसेस में उसने सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था रिजर्व्ड, एक को बोला था ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे गवर्नर अपने डिस्क्रिजन से जो है डिसीजन लेता था, और ट्रांसफर्ड में विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, और वो रिस्पॉन्सिबल भी रहता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो जो डायरकी नाम का एक्सपेरिमेंट था जो 1919 में स्टार्ट किया था प्रोविंशियल लेवल पे, तो इस एक्ट ने उसको प्रोविंशियल लेवल पे क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। सो दिस एक्ट एबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंसेस, और इसने उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, अलाउड एट द सेंटर। लेकिन ये भी कभी ऑपरेशन में नहीं आ पाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, पावर्स को डिवाइड किया इनटू 3 लिस्ट, जो आज भी है हमारे यहाँ पर 8 शेड्यूल में। वो 3 लिस्ट कौन सी थी, फेडरल लिस्ट, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहां पर कितने सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, फैक्चुअल डेटा है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है आपको कि इसने पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया था, दैट इज फेडरल, फेडरल मतलब सेंट्रल, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल, और कॉन्करेंट मतलब जहां पर दोनों डिसीजन जो है ले सकते हैं। फिर इसने करा था इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, दैट इज गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। ये आया था 1937 में, बट बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उसके बाद थोड़े समय बाद ही क्या शुरू होने वाला था, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर लेजिस्लेचर की बात करें तो इसने और क्या किया था, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसने प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था। बाई कैमरलिज्म मतलब वहां पर 2 हाउसेस होने वाले, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, लेकिन केवल 6 स्टेट्स में किया था आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। पहले 11 प्रोविंसेस थी, इसने 6 स्टेट्स में या 6 प्रोविंसेस में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो आपको ध्यान रखना है बाई कैमरलिज्म। अब वो कहां किया था, तो वो किया था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूपी, दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस। उस समय उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। फिर इसने जो वोट डालने का अधिकार था, एडल्ट फ्रेंचाइजी था, उसको 10% ऑफ द पीपल तक इंक्रीज कर दिया था। पहले काफी कम लोग वोट डाल सकते थे, तो इसने इंक्रीज करा था टू 10% ऑफ द पीपल। फिर जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था जो 1909 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसने उसको और एक्सटेंड कर दिया, और अब इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी फॉर शेड्यूल कास्ट, लेबर्स एंड वुमेन्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और फिर इसमें प्रोविजन था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, और आपको पता है आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर इसने काउंसिल ऑफ स्टेट को, काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। फिर इसमें कुछ प्रोविजन थे रिगार्डिंग यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उस समय यूपीएससी को बोला जाता था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। किसके बारे में क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले मार्क करना है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में बनी थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो स्टेटमेंट 1 जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेते हैं 1 कहां नहीं है, तो सी ऑप्शन में 1 नहीं है, इसलिए मेरा जो ऑप्शन सी है वो एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। क्या सारे स्टेट्स को बराबर सीट दी थी? नहीं भाई, सीट दी थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और कैसे दी थी? एक सीट दी थी फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अराउंड 1 सीट इज अलॉटेड फॉर 1 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। तो हर प्रोविंस को बराबर सीट नहीं दी थी, सीट दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है मेरा रॉन्ग हो जाता। तो जहां जहां 2 है मैं हटा देता हूं, बी में 2 है तो बी मेरा हट गया। अभी 3 तो करेक्ट है ही है क्योंकि ए में भी 3 है, डी में भी 3 है। तो 3 को देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बिल्कुल
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, उनको प्रिंसली स्टेट्स के हेड ही नॉमिनेट करने वाले थे। बिल्कुल सही बात है, मतलब राजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके भेजने वाले थे, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द सीट्स फ्रॉम ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी रिजर्व फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या 1/3 सीट रिजर्व करी थी? पहली बात तो हमें रिजर्वेशन था ही नहीं वहां पे, और अगर किया भी होता तो क्या 1/3 सीट रिजर्व करी होती? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो मेरा जो फोर्थ है वो कट जाता है यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आंसर का क्या हो जाएगा, ए दैट इज 1 and 3 ओनली। अब जल्दी से एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ फिगर्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी इनिशियली, 389, उसमें से 296 कहां थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 93 वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके भेजने वाले थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीट्स को कैसे एलोकेट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सबको बराबर सीट्स नहीं थी, एक सीट मिली थी अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, ध्यान रखना है। इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। भाई जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो चुने कैसे गए थे? भाई पहले प्रोविंशियल असेंबलीज थी, तो प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर को जनता ने चुना था, और वो जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को क्या किया था, इलेक्ट किया था। सो इट इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मैंने बता दिया, वो तो नॉमिनेटेड थे। सीट्स वर डिसाइडेड फ्रॉम 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, जो सीट्स थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज से आई थी। कहां कहां से? एक जनरल मतलब जिसमें मुस्लिम और सिख नहीं थे, तो उसमें हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन वगैरह सारे लोग आ जाते हैं। फिर एक मुस्लिम था और एक सिख था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सीट्स जो थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज से आई थी। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सारे के सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, आप सभी लोगों को पता है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है, जिसको हम पॉपुलर हाउस से भी नाम से जानते हैं, वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन। लोकसभा पहली बार कब गठित हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुई थी? तो ध्यान रखना है आपको, लोकसभा कब हुई होगी। अब जल्दी से देख लेते हैं, फैक्चुअल डेटा है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बिकॉज हम एलिमिनेशन के थ्रू आंसर पे अराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है 1946 व्हेन द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे भाई लोकसभा राज्यसभा तो तब बनेगी ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही रेडी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। 1949 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड, अरे 1949 में अभी तो रेटिफाई हुआ है, उसने प्रोविजन डाले होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, उसके बाद लोकसभा आएगी एग्जिस्टेंस में, तो सेकंड भी रॉन्ग हो जाता है मेरा, मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जब तक इलेक्शन नहीं होगा जब तक लोकसभा आएगी क्या? नहीं, वो पॉपुलर हाउस इसलिए कहलाती है क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाती है, सी भी रॉन्ग हो गया। डी क्या बोल रहा है? 1952 आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, बिल्कुल, इसलिए लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है पॉपुलर हाउस। लोकसभा को क्या बोला जाता है? इसलिए पॉपुलर हाउस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ये कैसी रहती है? तो आप बोलोगे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान रहना ही चाहिए, काफी इजी है। अब जल्दी से इसके एग्जांपल पर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन अबाउट लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। फर्स्ट लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 17 अप्रैल 1952। ये फैक्ट्स डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 पे। ओके, फर्स्ट सेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952। ध्यान रखना है लोकसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स, और 5 ईयर कब से माना जाता है? जिस दिन से वो पहली बार मीटिंग करती है। तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 के एग्जैक्ट 5 साल बाद दूसरी लोकसभा पावर में आई होगी। मेंबर्स वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पॉपुलर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, किसके बारे में? इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, या आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी मैं जल्दी से बता देता हूं। भाई 1947 में ब्रिटिश रूल एंड हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट होने में टाइम था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी। तो 1947 से 1950 तक कैसे रूल होता? तो एक कुछ समय के लिए फॉर टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था, और उस गवर्नमेंट को क्या बोला गया था? इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो अब उसके कुछ प्रोविजन है, उस पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं वो स्टेटमेंट सही है गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिकेम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। बिल्कुल, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसी को क्या बना गया था, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंटरिम गवर्नमेंट के जैसे वर्क करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो स्टेटमेंट 1 जो है मेरा करेक्ट है। जहां जहां 1 नहीं है मैं हटा देता हूं, बी और डी में 1 नहीं है, तो 2 ऑप्शन जो है मेरे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वर बेस्टोड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जैसे आज का प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, उसके पावर किसको दिए गए थे, तो वो दिए गए थे वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल कौन था, वो था जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन था, वो तो खुद वाइसरॉय थे, जिसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो वो प्राइम मिनिस्टर के पावर किसको दिए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल को, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जहां जहां 2 है मैं हटा देता हूं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। देख लेते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया हुआ है। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही क्या बन गई थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। मैंने बता दिया। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसको दे दिए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। फिर क्या बोल रहा है, डिफेंस पोर्टफोलियो किसको दिया गया, तो ध्यान रखना सरदार बलदेव सिंह को। डिफेंस पोर्टफोलियो किसको दिया गया था, सरदार बलदेव सिंह को। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ किसको दिया गया था, अगेन जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखे थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो किसने रखे थे, वल्लभ भाई पटेल ने। तो फिर होम मिनिस्ट्री मतलब होम पोर्टफोलियो किसको दिया था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसको दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इट फंक्शन मोर और लेस लाइक प्रेजेंट डे कैबिनेट, जैसे आज की कैबिनेट काम करती है, जहां पर मोदी हैं, ठीक है, अमित शाह वगैरह हैं, और जो भी कुछ उनके सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्मला सीतारमण वगैरह, राजनाथ सिंह है, तो जैसे वो आज काम करते हैं तो बिल्कुल इंटरिम गवर्नमेंट ने भी उसी के जैसा काम किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 16 बोल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट दे डील विद। किसके बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पार्ट 4A इज इट डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, रॉन्ग बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स कहां पर दिया हुआ, दैट इज इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां जहां 1 है मैं हटा देता हूं, तो मेरा A एलिमिनेट हो गया और मेरा D एलिमिनेट हो गया। पार्ट 9 के बारे में बात कर रहा है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये भी रॉन्ग है मेरा। क्यों, क्योंकि पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है, तो आप बोलोगे पंचायत के बारे में बात करता है वो तो, और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में PRI डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड भी गलत हो जाए। फिर पार्ट 10 किसके बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, बिल्कुल। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड रॉन्ग है तो मेरा बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आंसर तो मेरा आ चुका है 3 ओनली, क्योंकि पार्ट 10 किससे डील करता है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एज सच आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो डेफिनेटली पढ़ते हो, तो वहां पर सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑलरेडी आपके कवर हो जाते हैं। तो पार्ट 1 किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से। पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट से। पार्ट 4 करता है DPSP से। फिर पार्ट 4A आ जाता है, दैट इज विद फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ध्यान रखना। पार्ट 5 करता है यूनियन गवर्नमेंट, और फिर पार्ट 6 करता है स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया। फिर आ जाता पार्ट 8, वो करता है यूनियन टेरिटरीज से। पार्ट 9 मैंने बताया क्वेश्चन में ही था, पंचायत से डील करता है। 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज से डील करता है। पार्ट 9B किससे करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से करता है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अगेन ये वाला पार्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद पार्ट 15 है वो इलेक्शन से डील करता है। पार्ट 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। और पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन से डील करता है। सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा, Which of the following feature of Indian Constitution are borrowed from the USA's Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर बोरो किए गए कहां से, फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं कौन से फीचर कहां से बोरो करे गए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं आइडिया ऑफ फेडरल पॉलिटी। भाई फेडरल पॉलिटी का आइडिया हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो वो तो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया, राइट। सो हमने वो तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, नॉट फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो जहां जहां 1 है मैं हटा देता हूं, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा। ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, तो सेकंड मेरा सही है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने कहां से अडॉप्ट किया है,
दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिश। ये तो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है, तो थर्ड भी मेरा रॉन्ग हो जाता है। तो जहां जहां 3 है मैं हटा दूं, 3 सॉरी। अब यहां पर देखो मैंने एक स्टेटमेंट गलत दे दिया है। जो सी है ना, यहां पर आप रीड करोगे 2 and 4, तो जो सी स्टेटमेंट है मेरा उसको आप कैसे रीड करोगे 2 and 4 ओनली, तो ये ऐसे सही होगा। ओके, और फोर्थ जो है फंडामेंटल राइट्स, यस फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया, तो मेरा 2 और 4 सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 2 and 4 ओनली। तो यहां पर जो मैंने सी स्टेट ऑप्शन है वो गलत दे दिया था, 3 and 4 की जगह 2 and 4 आपको करना है। तो हमने यूएसए से क्या क्या लिया था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, फंडामेंटल राइट्स लिए थे। तो अभी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कहां से कौन सी चीजों को हमने कॉपी किया हुआ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या कॉपी किया हमने, तो ध्यान से देखना ब्रिटिश से हम लोगों ने क्या क्या कॉपी किया है। तो ब्रिटिश से हमने किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ओके सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर की पोस्ट हमने की है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अमेरिका से क्या क्या कॉपी किया है, जुडिशियल सिस्टम किया है, फंडामेंटल राइट्स किया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किया है। कनाडा से क्या किया हमने, फेडरल सिस्टम, फेडरल पॉलिटी को किया विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअल पावर जो है वो सेंटर के पास रहती है, क्योंकि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दैट इज रेसिडुअल पावर लाई विद द सेंटर। आयरिश मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया हमने, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो कहां से हमने कॉपी किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट लिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री लिया है। वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो हमने इमरजेंसी प्रोविजंस वहां से कॉपी किए। सोवियत से क्या लिया हमने, 5 ईयर प्लान्स लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, दैट इज पार्ट अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 4A आर्टिकल 51 में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कितना रेलेवेंट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वहां से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, पावर ऑफ फेडरल ज्यूरी लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 368 का प्रोसीजर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। फिर यहां पर मैंने काफी डिटेल में सारी चीजों को दिया हुआ है, आप चाहो तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। सब लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है, जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या बोल रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, किसके बारे में बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, डेमोक्रेसी मतलब जहां पर पीरियोडिक इलेक्शन वगैरह होते हैं, रूल बाय द पीपल होता है, यही हम समझते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ काइंड ऑफ रूल बुक, एक वो रूल बुक है। और डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, रूल बाय द पीपल। अब इसके अकॉर्डिंग यही वर्ड है और इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रूल बेस्ड सोसाइटी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये रूल बुक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल बेस्ड सोसाइटी, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो जहां जहां 1 नहीं है मैं हटा देता हूं, तो मेरा बी और डी ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि 1 मेरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड देख लेता हूं, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी। अरे स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पीपल स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब मिनिस्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पीपल ही मिनिस्टर्स को चुनते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा मेरा। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यहाँ पे जनता स्ट्रॉन्ग होगी, पॉपुलर सॉवरेनिटी रहेगी, पीपल रूल करेंगे, तो सेकंड जो है मेरा गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है मेरा, भी कोई भी स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं होगा। अब मुझे थर्ड देखना, पॉपुलर सॉवरेनिटी, यस इट इज रूल बाय द पीपल, तो थर्ड भी मेरा करेक्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नो आर्बिट्रेरी रूल, कोई मनमाना रूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स होंगे जो लिखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉपुलर सॉवरेनिटी, मेजॉरिटी रूल्स, रूल कौन करती है, मेजॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी को राइट्स दिए हुए होते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही रहता है टू इंपोज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑन द गवर्नमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज ऑन द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के इनमें से कौन से फेडरल फीचर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल। यस, जब भी मैं फेडरल फीचर की बात करता हूं तो मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूएसए से कंपेयर करना रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल। यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है और इतनी इजीली नहीं बदल सकते हम उसको। स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी सेंटर से डिराइव करते हैं? अगर ऐसा होता तो सेंटर उनको रोज डिसमिस करता। स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाता है, तो
सेकंड मेरा रॉन्ग हो गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन राज्यसभा। देखो यूएसए में तो ऐसा होता है कि वहां की जो अपर हाउस है जिसको सीनेट बोलते हैं, वहां पर तो सभी राज्यों को बराबर बराबर सीट दी है, 2-2 सीट दी हुई हैं। लेकिन इंडिया के केस में इन्होंने स्पेशली वर्ड यूज करा, दैट इज राज्यसभा। क्या इंडिया के केस में राज्यसभा में सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, अलग अलग सीट्स, स्टेट्स की अलग अलग सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश की शायद सबसे ज्यादा है, छोटे मोटे स्टेट्स की कम होंगी, तो बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है कि नहीं, वो तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रहता है। तो थर्ड भी मेरा गलत हो जाएगा, तो मेरा 2 और 3 गलत है, तो मेरा आंसर क्या है? 1 ओनली, दैट इज ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फेसाइजेस ऑन, किसके बारे में बात कर रहा है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो वर्क करती है वहां पर आपको पता है एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो सरकार को चलाते हैं वो किसके मेंबर्स रहते हैं? तो आप बोलोगे वो मेंबर्स किसके रहते हैं? तो आप बोलोगे वो रहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यही होता है लेजिस्लेचर। ओके, वो मेंबर रहते हैं किसके? लेजिस्लेचर के। तो क्या इनमें सेपरेशन ऑफ पावर रहता है? भाई मोदी जी लेजिस्लेचर भी चलाते हैं, वो लॉ मेकिंग का भी काम करते हैं, तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं होता है। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अरे ये तो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, तो ये भी नहीं होता है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, तो उन दोनों का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा बिल्कुल करेक्ट फिट बैठ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट बोल रहा है डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडिपेंडेंट बॉडी। भाई अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी शायद उसको मॉनिटर भी करती होगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या मेरिट्स हैं और हमने इसे क्यों अडॉप्ट किया। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स फॉर द हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो रूल करते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किसका पार्ट रहते हैं? वो पार्ट रहते हैं लेजिस्लेचर का। तो वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करते हैं, और अगर नहीं बिठा पाते इसका मतलब गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, व्हाई? बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। और इंडिया के केस में किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? लोकसभा को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, कि भाई जब भी सरकार बनती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट अ सिंगल मिनिस्टर होल्ड पावर। तो यहाँ पर अत्याचार का केस कम हो जाता है, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज रनिंग द गवर्नमेंट। रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट रहती है, अगर एक गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो तुरंत दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। वाइड रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर मैंने डीमेरिट्स दिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के। पार्लियामेंट्री सिस्टम के डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले तो अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, कि अगर कुछ भी करके सपोर्ट चला गया, मेजॉरिटी सपोर्ट चला गया तो सरकार गिर जाती है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो। अगर मेजॉरिटी गई तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है। यहाँ पर नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है, बार बार चेंज हो सकती है, हो सकता है 5 साल में 5 बार चेंज हो जाए, तो पॉलिसी को अगली गवर्नमेंट कभी कंटिन्यू नहीं करती है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, भाई ऐसे तो बोला गया कौन रूल करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एक्चुअली पूरी की पूरी सरकार कौन चलाते हैं? कैबिनेट। कैबिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राइट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये मिलकर ही रूल करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। तो कैबिनेट किसका पार्ट होता है? एक्चुअली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है। तो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं केवल वही लोग सारे डिसीजंस लेते रहते हैं। आगे सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ पावर रहता है। व्हाई? एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या? गवर्नमेंट बाय द एमेच्योर्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जल्दी से देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्यूल एग्जीक्यूटिव होता है। ड्यूल एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड मतलब दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इंडिया के केस में कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज जस्ट लाइक द रबर स्टैम्प। ऑन द अदर हैंड द रियल पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ड्यूल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होता है दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट
स्टेट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी रूल करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका पार्ट रहते हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट रहते हैं, और जिसके पास भी मेजोरिटी रहती है लोकसभा में वही रूल करता है, तो यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सारे के सारे मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं टुवर्ड्स लोकसभा और टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, ध्यान रखना। यहाँ पर पॉलिटिकल होमोजिनिटी रहती है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी मतलब भाई पूरी एक सरकार बनती है और सरकार मिलके क्या है? गवर्नमेंट रन करती है, तो सारे के सारे मिनिस्टर एक ही बात बोलते हैं, वो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कभी भी ओपनली नहीं बोलते हैं, वो अकेले अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ओपनली जब भी बोलेंगे तो पॉलिटिकल होमोजिनिटी की बात करेंगे। यहाँ पर डबल मेंबरशिप रहती है। डबल मेंबरशिप मतलब भाई जो भी प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्ट होता है किसका? एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डबल मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन रहता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, कि कभी भी अगर मेजोरिटी खत्म हुई तो बार बार लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर रहता है। फ्यूजन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे क्या रहते हैं? इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, तो पावर उन दोनों के क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। अगर कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा मेजोरिटी के साथ आ जाती है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की लाइन कंप्लीटली क्या हो जाती है? मिड भी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। भाई पार्लियामेंट्री में तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो होते हैं, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर द फिक्स्ड टर्म, प्रेसिडेंट को अलग चुना जाता है और लेजिस्लेचर के मेंबर्स को अलग चुना जाता है। इवन वो दोनों अलग अलग वॉइस में भी बोल सकते हैं, तो हो सकता है यूएसए का प्रेसिडेंट कोई अलग पार्टी से हो और लेजिस्लेचर में किसी अलग पार्टी की मेजोरिटी हो, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां का प्रेसिडेंट वहां की लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इवन ही इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी में नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है प्रेसिडेंट कोई बात करे, लेजिस्लेचर के उसके जो पार्टी के मेंबर से वो कोई अलग बात करे, और ऐसा यूएसए में बड़ा कॉमन भी है। सिंगल मेंबरशिप होती है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर ड्यूअल मेंबरशिप होती है, वहां पर सिंगल मेंबरशिप होती है, क्योंकि वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव में आता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है, तो ही हैज सिंगल मेंबरशिप ओनली। डोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वहां पर जो पूरी की पूरी सरकार रहती है वो कौन चलाता है? प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन करता है। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट वहां के हाउस का पार्ट ही नहीं होता है, तो अगर वो मेजोरिटी होता ही नहीं है तो वहां पे लोकसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी। फिर से मैंने एक दिया हुआ है, आप इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स सारी चीजें दी हुई हैं, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर बहुत पसंद आया है तो अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, ओके, लेक्चर को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।